तो दोस्तों मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन है, जो कि 10th लेवल पर जो मैंने इसको तैयार किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस फायरमैन और प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रणधीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है जिसको पत्ता लीफ बोलते हैं, उसका हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण जो है इसकी पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या हरा होता है। फैक्ट है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियां में, उसमें जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो इतना बात याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर, कौन से प्रकाश जो है अधिक, किस तरह के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। तो लाल, याद रखिएगा, लाल प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश में। और सबसे कम प्रभावकारी कौन होता है, हरा प्रकाश। तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है और हरा प्रकाश में जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटती है। तो सबसे प्रभावकारी लाल प्रकाश और कम प्रभावकारी होता है हरा प्रकाश। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। वह कौन सा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, दलहनी, चाना एवं दलहन। चाना भी एक दलहनी पौधा होता है। तो इसमें जो है दलहनी पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि दलहनी पौधा जो होता है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत ही प्रभावकारी होता है। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द होता है इकोलॉजी, इस यह शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो यह शब्द की रचना जो की गई थी एर्नस्ट हेकल के द्वारा। हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की, बहुत वीवीआई प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द की रचना एर्नस्ट हेकल के द्वारा की गई थी। तो इतना बात आपको याद रखना है कि एर्नस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। ऐसे जितने भी जीव है वो तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मानव को कहते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो इतना बात आपको याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो अधिकतर द्वितीयक उपभोक्ता ही प्रश्न में रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसानों द्वारा कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो वह रसायन है 2,4-D। 2,4-D जो होता है, 2,4-D रसायन, यह जो होता है खरपतवार के नष्ट करने के लिए किसानों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो 2,4-D याद रखिएगा, 2,4-D। अगला प्रश्न है कि जीरोफाइट्स किस दिशा में पनपते हैं। जीरोफाइट्स जो होता है, जीरोफाइट्स एक प्रकार का पौधा होता है। यह कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये उष्ण व शुष्क वातावरण में जीरोफाइट पौधा जो होता है उष्ण व शुष्क वातावरण में पनपते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम का जो प्रदूषण होता है, कैडमियम
कैडमियम जब प्रदूषित होता है तो इससे कौन सा रोग होता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई इटाई रोग से संबंधित है, ये याद रखिएगा, इटाई इटाई रोग। कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई इटाई रोग से संबंधित है, तो इतना बात आपको याद रखना है, कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई रोग। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरितगृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो हरितगृह प्रभाव का क्या अर्थ है, तो हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडलीय तापमान का बढ़ना। जितने भी ग्रीन हाउस गैस है वो सभी वायुमंडल में एकत्र ज़्यादा हो जाते हैं, तो वायुमंडल का तापमान जो है वह बढ़ने लगता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ग्रीन हरितगृह प्रभाव का अर्थ हुआ कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापक्रम बढ़ना। तो यही हुआ ग्रीन हाउस का अर्थ। अगला प्रश्न है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। वह कौन सी किरणें हैं जो त्वचा को क्षति पहुंचाती है। तो त्वचा को एकमात्र किरण अल्ट्रावायलेट किरण, जो कि ओजोन परत के क्षति के लिए भी उत्तरदायी होता है, तो वह त्वचा को भी क्षति पहुंचाती है। तो अल्ट्रावायलेट किरण जो है, अल्ट्रावायलेट किरण ये त्वचा को क्षति पहुंचाती है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि त्वचा की क्षति अल्ट्रावायलेट, जिससे कि क्या कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। मानव का जो शरीर होता है उसमें कितना प्रतिशत लगभग में जल होता है। तो मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। कितना प्रतिशत, 70% केवल मानव के शरीर में जल होता है, आधा से भी ज़्यादा जल होता है मानव के शरीर में। तो जितने भी लगभग में जीवधारी है उसमें भी जल पाया जाता है, लेकिन मानव का जो यहाँ पर 70% जो है मानव में केवल जल ही पाया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक का जो टीका होता है, चेचक जिसको चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, यह एक वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसकी खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो यह भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन जो होता है यह एक अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि डायबिटीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में डायबिटीज़ होता है। तो यह फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, जो कि अग्नाशय से, इंसुलिन कहाँ से, एक अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो रक्त की शर्करा यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज अधिक हो जाता है, तो इसको जो है नियंत्रित करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में डायबिटीज़ रोग, जिसको क्या बोलते हैं, शुगर, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, ये सब भाषा बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं। तो वही जो होता है फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। मधुमेह, जिसको मधुमेह का जो इलाज होता है वह इंसुलिन से ही होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का क्या कारण है। शरीर में जो कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, तो क्या होता है, पथरी, जिसको लीवर में क्या बोलते हैं, लीवर स्टोन, किडनी स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन। तो किडनी में पथरी किसके कारण होता है, पत्थर, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। यह अधिक जमने के कारण किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी जम जाता है। तो यह हुआ कि पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण। अगला प्रश्न है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाता है तो कौन सी स्थिति बन जाती है। तो जब आरबीसी रक्त में बढ़ता है तो पॉलीथीमिया नामक बीमारी, पॉलीथीमिया नामक रोग जो है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने के कारण पॉलीथीमिया नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि जिन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने जिन शब्द का आविष्कार किया था? तो जोहानसन एक व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है जो जीन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि जीन का खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है, अभी और भी प्रश्न है तो मैं और भी प्रश्न कराऊंगा। तो ये सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है 10th स्तर पर, और 10th स्तर का ही ये सब क्वेश्चन है। तो इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इससे जो है साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से जो है आपके सारे साइंस का जो है जितने भी आपके दिक्कत होती है साइंस में, यहाँ से आपको दूर होने वाला है। तो आप सिर्फ पूरा वीडियो देखिएगा। इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन साइंस का जाने वाला नहीं है, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रस्तावित किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो जब कोई अपराधी जो है किसी अपराध में फंसता है तो उसकी पहचान के लिए कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एकमात्र तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। यानी कि जो भी अपराध किया है उसका कुछ जो होता है शरीर के कुछ अंग के जो कुछ होते हैं, कुछ किसी भी प्रकार के शारीरिक जो होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं शारीरिक अवशेष, उसको जो है उसकी डीएनए से मैच करवाता है। अगर दोनों जो है मैच कर गया तो अपराधी का पहचान हो जाता है। तो जिस पर जो होता है फोरेंसिक विभाग का डाउट होता है उसी के डीएनए फिंगरप्रिंट को उसे मैच करवाता है। तो अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। इससे अपराधी की पहचान हो जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट के तकनीक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है? एलिसा जांच वह कौन से रोग की पहचान के लिए एलिसा जांच करते हैं? तो एड्स जो होता है क्या होता है HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियेंसी वायरस। यह जो होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट करने लगता है। एड्स के विषाणु इतना पावरफुल होता है। यह एकमात्र ऐसा है जिसका इलाज जो है अभी तक नहीं आ पाया है। तो एड्स एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो कि यौन संचारित रोग है। तो एलिसा जांच जो है वह एड्स का कारण बनता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है इसका नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है मानव शरीर में? तो थाइमस ग्रंथि से मानव शरीर में रक्त का जो नियंत्रण होता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण होता है वह थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, थाइमस ग्रंथि से थाइमस हार्मोन, यह रक्त के चाप यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो थाइमस ग्रंथि से वह हार्मोन स्रावित होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी कि अंदर में, अंतः का मतलब क्या हुआ? अंदर में। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। ऐसे तो यकृत को मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहते हैं, लेकिन यह थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसी जुड़ी रहती है? मानव शरीर की दो हड्डियां जो है वह आपस में कैसी जुड़ी रहती है? तो दो हड्डी जो है अस्थि बांध जिसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट्स। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इतना बात आपको याद रखें, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थि बांध, हिंदी में अस्थिबाद और इंग्लिश में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इतना बात आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम, जिसको एंजाइम तो भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का स्रावित करते हैं मनुष्य का, वह ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय ग्रंथि या पाचक ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि या पाचक ग्रंथि जो है यह मानव शरीर में जो है एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का दोनों स्रावित करती है। तो याद रखिएगा कि पाचक अग्नाशय या पाचक ग्रंथि दोनों हार्मोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो पुनः यानी कि फिर से जो है वह डेवलप विकसित हो सकता है एक बार नष्ट होने के बाद? तो मानव शरीर जिगर। जिगर किसको बोलते हैं? यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। ये जो मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो अगर एक बार खराब हो जाए तो वह पुनः विकसित हो जाता है। तो पुनः विकसित होने की क्षमता किसके पास है? जिगर, यानी कि जिसको लीवर यकृत बोलते हैं, यह एक मात्र अंग है। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मानव का जो मूत्र होता है उसका पीला रंग हो जाता है कभी कभी, तो वह किसकी वजह से होता है? तो यूक्रोम, यूक्रोम की उपस्थिति के कारण। यूक्रोम जब मूत्र में ज़्यादा होने लगता है तो मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो यूक्रोम के कारण पीला होता है मूत्र का रंग। अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया शरीर में, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत या लीवर, यकृत या लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि पूछेगा कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत या लीवर में। दोस्तों मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि ये सभी प्रश्न जो है ये इन्हीं में से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम में कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। ये पहले वाला एग्जाम नहीं है जो 12th लेवल का कुछ सिलेबस दे दिया जाता था और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया जाता था। तो 12th लेवल जो है यूपीएससी का तरह ही 12th लेवल भी है। तो इसमें जो है 10वीं स्तर, तो 10वीं स्तर में इससे भारी क्वेश्चन आने की संभावना, ये तो बहुत भारी भारी, इससे भी आसान आसान क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हूँ, लेकिन जो प्रश्न सबसे ज़्यादा कठिन है उसी प्रश्न को इसमें लिया गया है। तो ये जो है पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग इसी तरह के पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है साइंस से। तो इतना तो मैं बोलूँगा, अब देखना और न देखना आपकी काम है। मेरा तो जो काम है मैं तो आपको कराते चलूँगा इसी तरह के क्वेश्चन। तो अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ में पाया जाता है, उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। कहाँ पाया जाता है? जांघ में। और एक फैक्ट भी बता इसमें लिखना भूल गया कि सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान, जिसको स्टेपिज बोलते हैं, स्टेपिज, स्टेपिज पूछा जाता है प्रश्न। ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, प्लीहा को, एस्पिलिन जिसको इंग्लिश में एस्पिलिन कहते हैं, प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड का कब्रगाह भी प्लीहा को ही कहा जाता है और ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। और मानव शरीर में ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो इंग्लिश में बोलते हैं, तो अस्थि मज्जा में जो होता है वह आरबीसी का निर्माण होता है। और कब्रगाह यानी कि आरबीसी नष्ट होता है कहाँ? प्लीहा। और ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही बोलते हैं। अगला फिर प्रश्न है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु जो होता है वह नवजात यानी कि तुरंत जो जिसका जन्म होता है वह उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग में 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। लेकिन एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है।
तो नवजात शिशु में 300 और और वयस्क मनुष्य में 206। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब नवजात होता है और डेवलप होने के बाद कुछ हड्डियां जो है आपस में जुड़कर एक हड्डी में बदल जाता है, तो इसी के कारण 300 हड्डियां 206 में बदल जाती है वयस्क होने पर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है वह मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण का कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, जिसको वृक्क बोलते हैं, तो डायलिसिस जो है ऊपर से उसके रक्त को शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का क्या कार्य है। पेसमेकर जो होता है इसका क्या कार्य है, तो पेसमेकर जो होता है वह दिल की धड़कन को जो है प्रारंभ करता है। जब किसी व्यक्ति को एकाएक दिल की धड़कन रुक जाती है तो पेसमेकर जो होता है एक यंत्र है, उसके द्वारा उसकी दिल की धड़कन को प्रारंभ किया जाता है। तो पेसमेकर जो है दिल की धड़कन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। बहुत VVI क्वेश्चन, ये तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है कि ये तो शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है, तो शरीर का जो यकृत लीवर होता है, लीवर, उसमें पित्त का निर्माण होता है। पित्त क्या होता है, पित्त एक क्षारीय द्रव होता है जिसका रंग गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा होता है। इतना आपको याद रखना है। तो यकृत में जो है पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत यानी लीवर में। यकृत को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं यकृत को, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को बोलते हैं। भोजन प्रायः किस में पचता है। हम मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है वह पूर्ण किस में होता है, इस प्रश्न को कहने का मतलब यही है। तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है, पूर्ण पाचन वह छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन जो है पूर्ण रूप से पचता है। तो याद रखिए भोजन का पाचन पूरा छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। लार जो होता है, लार हमारे जिसको थूक भी बोलते हैं, वह लार जो है स्टार्च के पाचन, लार जो होता है, लार जो स्टार्च के पाचन में, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन जो होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो इतना बात आपको याद रखना है कि टाइलिन जो होता है स्टार्च के पाचन, तो लार किसके पाचन में मदद करता है, तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन यानी कि रक्त के जमने में सहायता करता है। तो कौन सा विटामिन है वह, तो विटामिन के, बहुत ही फेमस है, भी 5 स्टार क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, तो विटामिन के जो होता है वह रक्त के जमने में मदद करता है। तो ये सभी आज हमने आपको कितना टॉप 35 क्वेश्चन कराया। दोस्तों डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन तो UPSC से लाएगा नहीं, 10th से ही कहीं ना कहीं लाएगा। तो इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन आने की संभावना तो है नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चन कराते चलूँगा और आप जो है साइंस में पूरे मार्क आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग भी PDF में बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एग्ज़ाम प्लेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं। मैं तो अंत में बोलता हूं, तब तक तो आप लोग भाग ही जाते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो सलाह करे दूसरों से कि पूरा वीडियो को ही देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं। और कहिएगा इतना आसान क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, तो 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो आसान क्वेश्चन आएगा ही, इससे भारी क्वेश्चन आने वाला है नहीं। और भारी आएगा क्यों, क्योंकि 1-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो भारी क्वेश्चन कहाँ से लाएगा। ग्रुप D का एग्ज़ाम थोड़ी है जो बहुत सारे शिफ्ट में हुआ और कहीं UPSC से क्वेश्चन उठा लिया।
तो ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अंत तक देखे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।